हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 की पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है वोकैबुलरी से रिलेटेड। इसमें हम वर्ड्स, उनके उर्दू मीनिंग और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। ईयर बोलते हैं कबल अस, बिफोर, प्रियर टू, अहेड ऑफ। लीनिंग झुकते हुए, बेंडिंग, इंक्लाइंग, स्लैंटिंग। ब्लीटिंग बोलते हैं फरियाद करना, चिल्लाना, रोना, पुकारना, क्राइंग, वेलिंग, लेमेंटिंग। मैडो बोलते हैं चरागाह को, फील्ड, पेस्चर, ग्रासलैंड। चिरपिंग चिड़ियों का चहचहाना, परिंदों का चहचहाना। ट्वीटरिंग, सिंगिंग, वॉर्बलिंग। फॉन बोलते हैं हिरन का बच्चा, यंग डियर। ब्लोइंग हवा का झोंका, गस्टिंग, वॉफ्टिंग। बिटरली दर्द भरे अंदाज में, पेनफुली, सॉरोफुली, हार्शली। फ्रॉस्ट कोहर, बर्फ़ यानी आइस, राइम, चिल। वोंट बोलते हैं इंजरी, कट। सॉरेस्ट शदीद तरीन, दर्दनाक, मोस्ट पेनफुल, डीपेस्ट। पॉसम बोलते हैं चेस्ट, ब्रेस्ट, हार्ट। संकन डीपली हॉलो, डिप्रेस्ड, धंसा हुआ। एबहॉरेंट नफ़रत अंगेज़, हेटफुल, ऑडियस, लोथसम। इन्फेंसी बचपन, बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, यूथ। ड्रेरी उदास, सुनसान, ग्लूमी, डिस्मल, ब्लीक, डिज़र्टेड। वेरी बोलते हैं थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड। बेविल्डरिंग हैरान कुन, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्सिंग, पजलिंग। राइम बर्फ़ की तह, फ्रॉस्ट, आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस बार जो इंग्लिश का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और उसमें जो कंटेंट ऐड किया गया है उसमें कोशिश की गई है कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके और साथ साथ बच्चों की ओरल कम्युनिकेशन बेहतर बनाई जा सके और रट्टा सिस्टम से थोड़ा कन्वर्ट करके कॉन्सेप्ट्स की तरफ बात की गई है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात की गई है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द पोएम, प्रोवाइड एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन देयर इफ़ेक्ट। तो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फिगरेटिव लैंग्वेज का मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फिगरेटिव लैंग्वेज किसी अलामती ज़बान को कहा जाता है। ये वो इशारे हैं जिससे अंदाज़े बयां बदल जाता है, जिससे अल्फाज का मतलब उनके कोई ज़ाहिरी मतलब से मुख्तलिफ हो जाता है। यानी पोइट या कोई राइटर अल्फाज को उनके आम मतलब में नहीं बल्कि किसी ख़ास तासुर, एहसास या तसव्वुर को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस पोएम में इमेजरी, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। ये वो अलामती इशारे हैं, अलामती ज़बान है जिससे अंदाज़े बयां पोइट का बदल जाता है और रीडर्स को समझने में और अपने माइंड में पिक्चर बनाने में आसानी हो जाती है। तो आंसर देखें, द पोइट यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू शो द पेन एंड सफरिंग ऑफ चिल्ड्रन। Number 1, imagery. The young lambs are bleating in the meadows. The young birds are chirping in the nest. These lines create a happy picture of nature, but this image is used to contrast with the sad image of crying children. It shows that while nature is joyful, the children are suffering. Irony. In the country of the free, this line is ironic because the children are not free at all. They are trapped in pain and work. It shows the difference between what people say
freedom, and what is really happening, suffering. Personification. Man's grief draws and presses down the cheeks of infancy. Here, the grief is described as if it is a person who pushes down the faces of children. This shows how powerful and heavy the sorrow is. Even little children feel crushed by it. Simile. Alice's grave is like a snowball in the frost. This comparison shows the grave as cold and still. It gives a sad image of death and makes us feel the loss of an innocent child. ये इमेजरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइन है, द यंग लैम्स आर ब्लीटिंग इन द मैडोज, द यंग बर्ड्स आर चिरपिंग इन द नेस्ट, ये लाइन्स नेचर की खूबसूरत तस्वीर को पेश करती है, लेकिन ये तस्वीर रोते हुए बच्चों के दुख भरे मंजर के साथ तज़ाद भी पैदा करती है। इससे ज़ाहिर होता है कि जब फितरत खुश है तो बच्चे तकलीफ़ में हैं। आयरनी किस तरह इस्तेमाल की गई है, जैसे कि ये लाइन है, इन द कंट्री ऑफ द फ्री, ये लाइन एक तंज़ है क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं, वो तो दर्द मुशक्क़त में फंसे हुए हैं, और ये लाइन भी तज़ाद को ज़ाहिर करती है कि दावे आज़ादी के किए जाते हैं और हकीकत में तकलीफ़ है। पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल, जैसे कि एक लाइन है कि मैंस ग्रीफ ड्रॉज एंड प्रेसेस डाउन द चीक्स ऑफ इन्फेंसी, तो यहाँ पर दुख को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वो कोई शख्स हो जो बच्चों के चेहरे को दबा रहा है। तो ये बताता है कि गम कितना ताकतवर और भारी है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इसके बोझ तले दबे हुए हैं। इसी तरह अगर हम सिमिली की बात करें तो एलिस ग्रेव इज़ लाइक अ स्नोबॉल इन द फ्रॉस्ट, ये तशबीह कब्र को सर्द और स्टिल यानी साकित दिखाती है। इससे मौत की उदासी और एक मासूम बच्चे के खो जाने का दर्द महसूस होता है। As the poet use imagery to convey the children's sorrow, cite specific lines to support your analysis. Imagery means using words to create clear pictures in the reader's mind. The poet uses strong imagery to show the pain and suffering of the children. In the line, they are leaning their young heads against their mothers. The poet shows that the children are tired and weak, looking for comfort. The line, their pale and sunken faces, shows that the children are overburdened, restless, and suffering. Lastly, in weeping sore before the bosom of their mothers, the poet describes how the children cry in front of their mothers but still feel no relief. इमेजरी का मतलब होता है कि अल्फाज के ज़रिए रीडर्स के माइंड में वाज़े पिक्चर्स बनाई जाएं। पोइट ने बच्चों के दुख और उनकी तकलीफ़ को ज़ाहिर करने के लिए स्ट्रॉन्ग इमेजरी इस्तेमाल की है, जैसे कि लाइन है कि वो अपनी नन्ही पेशानियाँ अपने माँओं के कंधों पर झुकाए हुए हैं। ये लाइन दिखाती है कि बच्चे किस कदर थके हुए हैं, कमज़ोर हैं और वो तसल्ली ढूंढ रहे हैं, और उनके ज़र्द और धंसे हुए चेहरे, ये लाइन दिखाती है कि बच्चे बोझ तले दबे हुए हैं, वो बेसकून हैं और तकलीफ़ में हैं और अपनी माँओं के सीनों के सामने लगे हुए ज़ारों कतार रो रहे हैं। तो ये मंज़र बच्चों के आंसू, उनके दर्द की शिद्दत को ज़ाहिर करता है, लेकिन फिर भी बच्चों को सुकून नहीं मिलता। What is the implied message about society's treatment of children in the poem? How does the poet convey this viewpoint? नज़्म में बच्चों के साथ माशरे के रवैयों के बारे में क्या पोशीदा पैगाम दिया गया है और शायर अपना नुक्ता नज़र कैसे ज़ाहिर करता है? आंसर देखें। The poem gives a strong message about the unfair treatment of children in society. It shows that while the country calls itself happy and free, the children are actually living in pain. They are not playing or learning like other children, but are forced into child labor and suffer quietly. The poet uses powerful image to show their sorrow, children crying, resting their tired heads on their mothers, and having pale, weak faces. These terms help us to feel their pain. She wants people to open their eyes, feel the injustice, and speak up for the rights of children.
इस पोएम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि माशरा बच्चों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक करता है, जबकि मुल्क अपने आप को खुश और आज़ाद कहता है, लेकिन इसी मुल्क में बच्चे तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना वो खेल रहे हैं, ना वो सीख रहे हैं जैसे दूसरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चे जबरी मुशक्क़त का सामना कर रहे हैं और वो खामोशी से सब कुछ सहते चले जा रहे हैं। पोइट ने बहुत पावरफुल इमेजरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उनका दुख बयान किया है कि रोते हुए बच्चे, थके हुए चेहरे और उन माँओं के सीनों पर सर रखे ये मासूम बच्चे। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें उनका दर्द महसूस कराते हैं। और एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग चाहती हैं कि वो लोगों की आंखें खोलें, इस नाइंसाफ़ी को महसूस करें लोग, और बच्चों के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करें। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, what do the children's pale faces and weary feet suggest about their experience? Use inference to draw a conclusion. यानी नज़्म के सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में बच्चों के ज़र्द चेहरे और थके हुए कदम क्या ज़ाहिर करते हैं? The poem uses vivid imagery to highlight the physical and emotional suffering of the children. Their own words reflect their helpless condition. Our young feet are very weak. This shows that the children are too small and fragile to bear the heavy burden placed upon them. Few paces have we taken, yet are weary. This suggests that they have just begun the journey of life, but are already exhausted due to the extreme hardships and overwork. Their pale and sunken faces reflect the loss of joy and color from their lives. They are deprived of the happiness and freedom that childhood should bring. The poem implies that these children, though still at the beginning of life, are already tired of living. Life's burden have worn them out far too early. यानी अगर हम नज़्म के सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में देखें तो नज़्म में तस्वीरी ज़बान का इस्तेमाल जो किया गया बच्चों की जिस्मानी और जज्बाती तकलीफ़ को ये ज़ाहिर करता है। बच्चों के अपने अल्फाज उनकी बेबसी बयान कर रहे हैं, जैसे हमारे नन्हे कदम अभी बहुत कमज़ोर हैं। ये सेंटेंस ज़ाहिर करता है कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वो नातवां हैं और उन पर इस कदर बोझ डाला गया है। और जो ये लाइन है कि हमने अभी कुछ कदम ही लिए हैं लेकिन हम थक गए हैं, इसका मतलब भी यही है कि ज़िंदगी की शुरुआत में ही बच्चे थकन और तकलीफ़ से दो चार हो गए हैं। इसी तरह अगर ये उनके ज़र्द और धंसे हुए जो चेहरे हैं वो ये दिखाते हैं कि उनकी ज़िंदगी से खुशी और रंग छीन लिया गया है, उनसे वो आज़ादी छीन ली गई है जो बचपन का हिस्सा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, summarize the main theme of the poem in your own words using correct language structure and transitional devices. नज़्म के मरकज़ी ख़याल को अपने अल्फाज में बयान करें, सही लैंग्वेज स्ट्रक्चर और ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं कि वो अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों का, दो पैराग्राफ्स का या दो ख़यालों को आपस में जोड़ने या रब्त पैदा करने का काम करते हैं। आपको पता है जब हम किसी से कोई बात करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो हमारा हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से डिफरेंट होता है या हर पैराग्राफ अलग बात कर रहा होता है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, रब्त पैदा करने के लिए कि बात इजीली एक जुमले से दूसरे जुमले तक कन्वर्ट हो सके, कनेक्ट हो सके, तो हमें कुछ अल्फाज की मदद लेनी पड़ती है, जैसे कि और, जैसे लेकिन, फिर, इसलिए, अगरचे, हालांकि, मिसाल के तौर पर, आखिरकार, बिल आखिर। ये है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। आंसर देखें। द पोएम द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंट्स द हार्श रियलिटीज़ ऑफ चाइल्ड लेबर। फर्स्ट, इट शोज़ हाउ इनोसेंट चिल्ड्रन आर forced to work in factories and mines. Instead of enjoying their childhood, they are denied love, comfort, and education. Then the poem highlights the deep sorrow and emotional pain. The children feel so helpless and broken that they even pray for death.
believing it would bring peace. Moreover, they feel neglected, as even their mother's presence cannot bring them comfort or relief. Finally, the poet calls on society to show compassion, raise their voices, and bring justice to these helpless children. ये जो नज़्म है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों से मुशक्क़त करवाने की सख्त हकीकत को बयान करती है। सबसे पहले हमने देखा कि मासूम बच्चों को कारखानों में कानों में काम करने पर मजबूर किया जाता है, हालांकि वो अपना बचपन एंजॉय करने के कायल हैं, लायक हैं। उन्हें मोहब्बत, सकून और तालीम से महरूम कर दिया जाता है। फिर नज़्म उनके गहरे गम और जज्बाती दुख को बयान करती है। बच्चे इतने मायूस हो चुके हैं कि वो मौत की दुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मौत ही उन्हें सुकून दे सकती है। और इसके अलावा ये कि वो ख़ुद को नज़रअंदाज महसूस करते हैं, यहाँ तक कि माँ की मौजूदगी, माँ की गोद भी उन्हें तसल्ली नहीं दे सकती। आखिर में शायरा सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इन बच्चों के लिए हमदर्दी दिखाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें और इन बेसहारा बच्चों के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करें। Question 6. How do the poet's descriptions of nature contrast with the children's suffering? शायर की कुदरत के मनाजिर की तफसील बच्चों के दुख से किस तरह तज़ाद करती है? In the poem, the poet describes nature as a place where everything is full of energy and life. For example, the birds are happily singing, the fawn is playing, jumping around, and the trees are swaying gently in the breeze. All of this shows how nature is alive and full of joy, just as life should be. However, this stands in sharp contrast to the children's suffering. These children have lost their laughter and their faces are marked by sorrow. It seems as though they are exhausted even before life has truly begun. They are trapped in a world of misery or injustice and deprived of the joy and freedom that nature provides to childhood. इस नज़्म में एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कुदरत को एक ऐसी जगह के तौर पर बयान किया है जहाँ हर चीज़ ज़िंदगी और तवानाई से भरपूर है। मिसाल के तौर पर परिंदे खुशी से चहचहा रहे हैं, हिरन उछलता कूदता दिखाई देता है, दरख्त हवा के साथ झोंके ले रहा है। ये सब जाहिर करता है कि कुदरत खुशियों से भरपूर है, जैसे ज़िंदगी को होना चाहिए। लेकिन ये मंज़र बच्चों की तकलीफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बच्चे हंसना भूल चुके हैं, उनके चेहरे पर गम है और यूँ महसूस होता है जैसे वो ज़िंदगी के शुरू होने से पहले ही ज़िंदगी से थक चुके हैं। वो दुख और नाइंसाफ़ी की दुनिया में फंस चुके हैं और वो खुशी और आज़ादी उनसे छीन ली गई है जो कुदरत ने बचपन को अता की है। Question number 7. What might be the poet's purpose in repeating the phrase, "Oh my brothers"? How does this repetition contribute to the poem's overall tone and meaning? यानी ये जो बार बार शायर ने "Oh my brother" का जुमला दोहराया है, इस तकरार से नज़्म के मजमूई लहजे और मफ़हूम में किस तरह बेहतरी आती है। The poet's repetition of "Oh my brothers" emphasizes the children's suffering and adds weight to her message. This phrase is not just a play, it is a call to awaken society and draw attention to the issue before it is too late and the entire society is destroyed. By repeating it, she urges people to notice the children's pain and take action, making their plight impossible to ignore. Similarly, the repetition of young children highlights that these children are still in their early years of life, making their suffering all the more heartbreaking and severe. एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का बार बार "ओ माई ब्रदर्स" कहना बच्चों के दुख को मज़ीद एक्सप्लेन करता है और उसके पैगाम को वज़न देता है। ये सेंटेंस महज एक इल्तिजा नहीं है, बल्कि माशरे को जगाने और मसले पर तवज्जो दिलाने के लिए एक पुकार है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पूरा माशरा तबाह हो जाए, इस रेपिटेशन के ज़रिए एलिज़ाबेथ ने लोगों को मजबूर किया कि वो बच्चों का दर्द महसूस करें और उस पर अमल करें ताकि उनकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज ना किया जा सके। इस तरह यंग चिल्ड्रन की बार बार रेपिटेशन भी ये बात ज़ाहिर करती है कि ये बच्चे अभी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में हैं, इसलिए उनका दुख और भी ज़्यादा अफसोसनाक और संगीन लगता है। Question number 8.
Analyze how the poet contrasts the experience of the old and the young in the poem. What deeper meaning does the contrast convey? शायर ने नज़्म में बूढ़े और बच्चों के तजुर्बात में क्या फ़र्क ज़ाहिर किया है और ये तज़ाद किस गहरे मफ़हूम की तरफ इशारा करता है? द पोइट कंपेयर्स द सैडनेस ऑफ ओल्ड थिंग्स लाइक अ लीफलेस ट्री, अ फेडिंग ईयर, एन ओल्ड वॉन्ट एंड लॉस्ट होप. With the pain of young children, these old things naturally lose life, beauty, and strength over time, so their sorrow is understandable. But when very young children are tired, crying, broken in spirit, it feels completely unnatural. Their tears before their mothers show that their pain is deep and unfair. The poet uses this contrast to highlight how shocking and tragic it is when such little children who should be full of life are already suffering like the old. यानी शायरा ने पुरानी चीज़ें जैसे कि बेरंग दरख्त, ख़त्म होता हुआ साल, पुराना ज़ख्म, खोई हुई उम्मीद, ये चीज़ें बच्चों के दर्द से मवाजना करती हैं कि पुरानी चीज़ों का रंग, ताकत, खूबसूरती वक्त के साथ साथ ख़त्म होना ये एक फ़ितरी बात है, लेकिन इसलिए उनका दुख भी हमें समझ आता है. लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, थके हुए हैं, रो रहे हैं और वो रूहानी तौर पर शिकस्ता हैं, ये बिल्कुल गैर फितरी लगता है. पुरानी चीज़ें जैसे बग़ैर पत्तों का दरख्त, ख़त्म होता हुआ साल, पुराना ज़ख्म और खोई हुई उम्मीद गम को बच्चों के दर्द से मवाजना करती है. पुरानी चीज़ों का रंग, ताकत, खूबसूरती वक्त के साथ साथ ख़त्म होना ये एक फ़ितरी बात है, लेकिन इसके लिए उनका दर्द समझ में आता है. जबकि छोटे बच्चे तो थके हुए हैं, रोते हुए हैं, रूहानी तौर पर टूट चुके हैं, ये बिल्कुल गैर फितरी लगता है. उनके आंसू जो अपनी माँओं के सामने बहाते हैं, ये ज़ाहिर करते हैं कि उनका दर्द बहुत गहरा है और गैर मुनसफ़ाना है. एलिज़ाबेथ इस तज़ाद को इस्तेमाल करके ये दिखाती हैं कि ये कितना हैरान कर देने वाला और किस कदर तकलीफ़ देह है कि जो मासूम बच्चे ज़िंदगी से भरपूर होने चाहिए वो पहले ही बुढ़ापे जैसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं. एक्सरसाइज में हमारे टोटल 8 क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो ऐड किए गए हैं, हम साथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पोएम के साथ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई आर द चिल्ड्रन लीनिंग अगेंस्ट देयर मदर्स, यानी बच्चे अपनी माँओं से लिपट कर क्यों रो रहे हैं. द चिल्ड्रन आर लीनिंग अगेंस्ट देयर मदर्स इन सर्च ऑफ कंफर्ट एंड पीस. दे आर इमोशनली एंड फिज़िकली एग्जॉस्टेड इवन दो दे cling to their mothers for warmth and love. Their pain is so deep that even a mother's touch cannot bring them relief. This shows how hopeless and broken they feel at such a young age. यानी बच्चे अपनी माँओं से लिपट रहे हैं ताकि उनको तसल्ली और सुकून हासिल हो सके. वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर थके हुए हैं, हालांकि वो अपनी माँओं के साथ लिपटे हुए हैं, लेकिन उनका दर्द इतना गहरा है कि माँ का प्यार भी उन्हें सुकून नहीं दे रहा. ये ज़ाहिर करता है कि वो किस कदर बेबस, मायूस, टूटे हुए हैं, हालांकि अभी तो वो छोटे बच्चे हैं. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ हैप्पी फादरलैंड सजेस्ट इन द पोएम, यानी नज़्म में जो हैप्पी फादरलैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसका क्या मतलब है. द फ्रेज़ हैप्पी फादरलैंड इज़ यूज्ड विद आयरनी. अ हैप्पी फादरलैंड शुड बी अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन फील सेफ, जॉयफुल एंड केयर्ड फॉर. But in the poem, the children are weeping, tired, and full of sorrow. This contrast shows the irony. The country is called happy, yet its children are suffering. The poet uses this irony to criticize society and show that a land cannot truly be happy if its children are not free from the pain and miseries. यानी हैप्पी फादरलैंड का फ़िक्रा एक तंज़िया अंदाज में इस्तेमाल किया गया है. कहा गया है कि ये एक खुशहाल वतन है और वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चे महफूज हों, खुश हों, प्यार से भरे हों. लेकिन नज़्म में बच्चे रो रहे हैं, थके हुए हैं, गमगीन हैं, उदास हैं. ये तज़ाद इस तंज़ को ज़ाहिर करता है कि मुल्क को तो खुशहाल कहा जा रहा है लेकिन इसके बच्चे तकलीफ़ में हैं.
तो ये एक तंज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी एलिज़ाबेथ माशरे पर तंज करती हैं और ये ज़ाहिर करती हैं कि कोई भी वतन उस वक्त तक वाकई खुश नहीं हो सकता जब तक उसके बच्चे दुख और तकलीफ़ से आज़ाद ना हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबलरी एंड ग्रामर। Contextual clues. Read the given passage and underline the unfamiliar words and use the surrounding context to infer their meanings. Make sentences using the new words in your notebook. सबसे पहले हमें देखना होगा कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ क्या होते हैं, यानी जब हमें कोई वर्ड का मीनिंग समझ ना आ रहा हो, हमें मुश्किल लग रहा हो, तो हम उस वर्ड के इर्द गिर्द लिखे गए वर्ड्स या सेंटेंसेस को देखकर उसके मीनिंग को गेस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है। इसको कॉन्टेक्चुअल क्लू कहते हैं। अब उन्होंने हमें एज सच कोई पैसेज नहीं दिया जिसको देखकर हम कोई अनफेमिलियर वर्ड को अंडरलाइन करें और सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए मीनिंग्स को इन्फर करें, गेस करें। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। द चिल्ड्रन वर जॉयफुल व्हेन दे सॉ द आइसक्रीम ट्रक। यहाँ हमें समझ आ गया कि बच्चे हैं और आइसक्रीम ट्रक है, और ये बच्चों और आइसक्रीम ट्रक से हमें आइडिया हो गया कि अंडरस्टूड बात है कि जब बच्चे आइसक्रीम को देखेंगे तो जॉयफुल अगर हाईलाइट किया गया है तो हम इसके मीनिंग्स को इन्फर करेंगे, गेस करेंगे कि जॉयफुल हैप्पी के मीनिंग देता है, एक्साइटेड के मीनिंग्स बताता है। इसी तरह आफ्टर वॉकिंग फॉर आवर्स इन द सन अली फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड सैट डाउन अंडर द ट्री। अब अगर वर्ड एग्जॉस्टेड को हाईलाइट किया गया है तो हमें कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ यही मिलते हैं कि कई घंटे अली ने सूरज में पैदल सफ़र किया, उसके बाद वो दरख्त के नीचे बैठ गया। फेल्ट एग्जॉस्टेड, हम समझ जाएंगे कि एग्जॉस्ट का मतलब टायर्ड या वेरी है। Choose 5 words from the poem. Use dictionary or thesaurus to gather information about your chosen words. आपने पोएम से कोई से 5 वर्ड चूज़ करने हैं और डिक्शनरी और थेसॉरस की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब ये जो आप वर्ड चूज़ करेंगे, पहले आपने वर्ड्स बताने हैं, फिर उनकी प्रोनंसिएशन यानी फोनेटिक फॉर्म, फिर उनके मीनिंग, सिनोनिम्स, और बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव हैं, और फिर सेंटेंसेस की मदद से एग्जाम्पल भी देनी है। यहाँ आपके सामने जो वर्ड्स मेंशन है इस पोएम से रिलेटेड, संकन, इसकी फोनेटिक फॉर्म, मीनिंग, एट अ लोअर लेवल देन द सराउंडिंग एरिया, फॉर एग्जांपल अ संकन गार्डन, या हैविंग फॉलन टू अ लोअर लेवल ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस और टायर्डनेस, संकन चीक्स, यानी थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से पिचके हुए जो गाल होते हैं उनको संकन कहा जाता है। इसी तरह एट अ लोअर लेवल सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा जो लेवल लो हो जाए, जैसे कि संकन गार्डन, धंसा हुआ बाग। पार्ट ऑफ स्पीच में संकन एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, His sunken eyes showed how exhausted he was. Diver discovered a sunken treasure ship off the coast. Next word, bitterly. Bitterly जो किसी दुख, गुस्से या शिद्दत को ज़ाहिर करता है, यानी एक्सट्रीम फीलिंग्स को भी शो करता है। इसकी फोनेटिक फॉर्म देख लें। मीनिंग, in a way that shows feelings of anger, unhappiness. For example, she complained bitterly. या फिर extremely unpleasant thing, especially, या फिर extremely especially of unpleasant things. For example, it was bitterly cold. पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है और मीनिंग को इन्हेंस करता है, बताता है कि कोई काम कैसे किया गया। एग्जाम्पल सेंटेंसेस,
She spoke bitterly about the injustice she faced. It was bitterly cold during the early morning hours. नेक्स्ट वर्ड वॉन्ट यानी जिस्मानी या जज्बाती ज़ख्म या किसी चोट से ज़ख्म आ जाना या किसी बात से दिल दुखी हो जाना. फोनेटिक फॉर्म देख लें. मीनिंग synonyms: an injury to part of the body, especially one in which a hole is made in the skin. Mental or emotional pain caused by something unpleasant. For example, childhood wounds. पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक नाउन है क्योंकि ये नाम है फिज़िकल या किसी इमोशनल पेन का. एग्जाम्पल: द सोल्जर रिसीव्ड अ सीरियस wound in battle. She carried the emotional wound for years. नेक्स्ट वर्ड राइम. राइम एक पतली बर्फ़ की तय जो सर्दी की वजह से हो जाती है और लिटरेचर में पुरानी पोइट्री में इसका मतलब राइम होता था. फोनेटिक फॉर्म देख लें. मीनिंग synonyms: अ थिन लेयर ऑफ फ्रॉस्ट या फिर राइम स्पेशली इन ओल्ड और पोइटिक लैंग्वेज. पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी नाम है, नाउन है, जैसे कि बर्फ़ की तय या शायरी में कोई काफ़िया. एग्जाम्पल सेंटेंस: द विंडो पेन्स वर कवर्ड in a delicate rhyme after the frost. In ancient ballads, the poet often used rhyme to end each verse. Next word, dreary. जो उदास कर दे या बोर हो, बेजान हो, वीरान हो, जैसे उदास मौसम या कोई बोरिंग लंबे लेक्चर. फोनेटिक फॉर्म synonyms: that makes you feel sad, dull, boring. For example, a dreary day. या फिर depressingly lifeless. और पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी बताता है दिन की, मौसम की या किसी स्पीच की. एग्जाम्पल सेंटेंस: द लॉन्ग dreary speech made everyone sleepy. The weather was grey and dreary, matching her mood. Next, read the given lines and infer the meaning of each highlighted word using contextual clues. Then look up each word in a dictionary to find its precise meaning and compare your inferred meaning with dictionary definition. वो कहते हैं कि आपको कुछ लाइंस दी गई हैं जिसमें कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है. कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ की मदद से आपने मीनिंग को गेस करना है. फिर जो आप मीनिंग को गेस करेंगे, इन्फर करेंगे, आपने उन मीनिंग्स को डिक्शनरी से कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आपके मीनिंग में और डिक्शनरी डेफिनेशन में कितनी एक्यूरेसी है. हमें एज सच कोई लाइंस तो नहीं दी गई, लेकिन वर्ड बैंक्स में कुछ वर्ड्स हैं. हमें एज सच कुछ लाइंस तो नहीं दी गई, लेकिन वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स हैं. हम उन वर्ड्स को देखते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. वेरी, इन्फर्ड मीनिंग फिज़िकली और इमोशनली टायर्ड, worn out due to effort or long activity. Dictionary definition: feeling or showing tiredness, especially as a result of excessive exertion or lack of sleep. Accuracy of inference: yes. Word 2, pale. Inferred meaning: lacking color or having a whitish appearance, often due to fear or sickness. Dictionary definition: having skin that is very white or lighter than usual, especially due to illness, fear, or shock. Accuracy of inference: yes. Word 3, dilapidated. Inferred meaning: old, broken down, or falling apart due to lack of care. Dictionary definition: of a building or object
in a state of disrepair or ruin as a result of age or neglection. Accuracy of inference, yes. Word 4, glimmer. Inferred meaning a weak or soft shine, a small amount of light. Dictionary definition, a faint or wavering light. Accuracy, yes. Word 5, dreary. Inferred meaning sad, boring, emotionally empty, lacking cheer. Dictionary definition, dull, bleak, lifeless, depressing. Accuracy, yes. अब हम फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं. सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, आयरनी. A simile compares two different things using the word like or as. For example, her smile was as bright as the sun. It helps to show how one thing is similar to another. Simile बोलते हैं तशबीह को. जब हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को लाइक और एज़ के ज़रिए कंपेयर करते हैं, जैसे कि हर स्माइल वॉज एज़ ब्राइट एज़ द सन, यानी स्माइल और सन को आपस में कंपेयर किया गया, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर किया गया लाइक और एज़ के ज़रिए, इसको हम सिमिली बोलते हैं, तशबीह बोलते हैं. मेटाफर, अ मेटाफर ऑल्सो कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बट does so directly without using like or as. For example, he is shining star. It says one thing is another to highlight a particular quality. मेटाफर बोलते हैं इस्तारा को जब हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं लेकिन लाइक और एज़ का इस्तेमाल नहीं करते, इसको मेटाफर कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बेटा चाँद की तरह है या मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो चाँद को अपने बेटे से तशबीह देना सिमिली है और लाइक और एज़ का इस्तेमाल किया गया, चाँद की तरह. इसी तरह मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो की तरह का इस्तेमाल किया गया, ये भी सिमिली है. और अगर हम ऐसे कह दें कि मेरा बेटा चाँद है या मेरा बेटा शेर है, तो इसमें हमने डायरेक्ट कंपेयर किया दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को उनकी किसी क्वालिटी की वजह से, इसे मेटाफर कहा जाता है. इसमें लाइक और एज़ का इस्तेमाल नहीं होता. इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देते हैं किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को या किसी नॉन लिविंग थिंग को, ह्यूमन बीइंग्स की या लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, तशख़ीस कहा जाता है. किसी बेजान चीज़ को इंसानी खसूसियात देना. Personification gives human qualities or action to non-human thing. For example, the wind whispered through the trees. It makes object or animal seem alive or human-like. जैसे कि हवा सरगोशी कर रही थी. अब ये सरगोशी करना या धीरे से बात करना या हल्की आवाज़ में बात करना, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हवा को ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी, इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. इसके बाद है इमेजरी. इमेजरी uses descriptive language to create vivid picture in the reader's mind. It appeals to the sense, sight, sound, smell, taste, touch to help the reader imagine what is happening in the story of the poem. For example, the golden leaves crunched underfoot as the crisp autumn air filled the park. इमेजरी बोलते हैं तख़य्युल को, यानी अल्फाज के ज़रिए तस्वीर बनाना जो हमारी हिस्स यानी सेंसेस को जगाए, जैसे कि देखने के हिस्स, सुनने के हिस्स, महसूस करने के हिस्स. जैसे कि गोल्डन लीव्स क्रंच्ड अंडरफुट, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएं जो आपके माइंड में पूरा मंज़र क्रिएट कर दें या आपके माइंड में पूरा सीन सामने आ जाए, इसको इमेजरी कहा जाता है.
इसके बाद है आयरनी. आयरनी occurs when there is contrast between what is expected to happen and what actually happens, often with a surprising or humorous twist. For example, a fire station burning down is ironic because you wouldn't expect a place dedicated to stopping fire to catch fire itself. आयरनी बोलते हैं जब असल में जो होता है वो किसी की बात से बिल्कुल उलट हो. जैसे कि मिसाल दी गई है कि अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, यानी जहाँ पर जिस स्टेशन का काम आग बुझाना है उसी जगह पर आग लग जाए, तो ये एक आयरनी है या तंज़ है. जैसे कि कंट्री ऑफ द फ्री, आज़ाद मुल्क, और उसमें बच्चे दिखाए गए कि वो आज़ाद नहीं हैं, वो मायूसी, उदासी और परेशानियों में कैद हैं, तो यहाँ पर ये आयरनी थी. फिगर ऑफ स्पीच. Figurative language or literary devices enriches writing by expressing ideas, creativity. It includes simile, metaphor, personification, which convey deeper meanings beyond literal description. Understanding word relationship helps us to grasp subtle differences in meaning and emotion. By interpreting these elements, we can better appreciate how authors use language to enhance their message and impact. फिगर ऑफ स्पीच यानी जिसको हम तशबीहात भी कहते हैं, ये आपकी राइटिंग को ख़ूबसूरत बनाता है और तशबीहात और तमसीलात राइटिंग को मीनिंगफुल बनाता है. इसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन जैसे अंदाज़ इस्तेमाल होते हैं जो बात को सीधे लफ्ज़ों में कहने के बजाय गहरी सोच और एहसास के साथ बयान करते हैं. जब हम लफ्ज़ों के रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके मानी और उनके जज्बात का बारीक फ़र्क समझ आता है, और हम इन अंदाज़ों से, इन इशारों से समझकर राइटर या पोइट के पैगाम को और उसके असर को ज़्यादा अच्छे अंदाज से महसूस कर सकते हैं. इमेजरी. The imagery of the young lambs, birds, fawn, flowers in stanza 2 creates a contrast with the sorrowful imagery of the weeping children in the same stanza. This technique emphasizes the suffering of the children. Imagery जिसमें पोइट ने lambs, birds, fawns, flowers का comparison, contrast किया रोते हुए बच्चों के, मासूम बच्चों के आंसुओं के साथ. Irony. The phrase "in the country of the free" in stanza 2 is ironic, as the children are clearly not free. This irony emphasizes the disparity between the children's suffering and the supposed freedom in the country. Irony, जिसको हम तंज कहते हैं, जहाँ बच्चे मजबूर और दुखी हैं, उसे आज़ादी और आज़ाद मुल्क के साथ कंट्रास्ट किया गया है. यहाँ पर ये तंज है. कंट्री ऑफ द फ्री कहकर पोइट ने तंज किया है क्योंकि असल में बच्चे बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं. मेटाफर. द फ्रेज डेथ इन लाइफ in stanza 4 is a metaphor for the children's suffering, emphasizing the death-like quality of their lives. मेटाफर जैसे कि लाइन है डेथ इन लाइफ, ये एक मेटाफर है. क्योंकि बच्चे ज़िंदा हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून, खुशी नहीं है. ये उनकी तकलीफ़ और गम का इजहार है. डेथ इन लाइफ का मतलब है कि ज़िंदगी में वो दुख और तकलीफ़ है जो इंसान को ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा बना देती है. पर्सोनिफिकेशन. The personification of the man's grief in stanza 3 emphasizes the overwhelming and oppressive nature of the grief that the children experience. Personification जैसे कि गम को इंसानी शक्ल दी गई है, जैसे वो कोई ज़िंदा शख्स हो और वो बच्चों को दबाए हुए है. गम को ऐसे दिखाया गया है जैसे वो इंसान है जो बच्चों को रोकने, दुख देने में मसरूफ़ हो. Simile. The comparison of Alice's grave to a snowball in the frost in stanza 4 is a simile that emphasizes the cold and lifeless quality of death.
जैसे कि एलिस की कब्र को बर्फ़ की तह से मिलाया गया है और ये उसकी मौत की ठंडक और बेजानी को दिखाता है। कब्र को बर्फ़ की तह कहकर दिखाया गया है कि मौत कितनी ठंडी, खामोश, बेजान होती है। मैच द कॉलम ए with the relevant literary devices in the column B। कॉलम ए में जो फ्रेजेस दिए गए हैं, हमने उन फ्रेजेस को देखकर चेक करना है कि इनमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं और हमने कॉलम बी में उन लिटरेरी डिवाइसेस को मैच करना है। द यंग लैम्स आर ब्लीटिंग इन द मैडो, द यंग बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द नेस्ट। इमेजरी। इन द कंट्री ऑफ द फ्री, irony, the old man weep for his tomorrow which is lost in long ago। Metaphor, for the man's grief abhorrent draws and presses down the cheeks of infancy। Personification, little Alice died last year, her grave is shapen। Simile, पहली फ्रेज में क्योंकि नेचर का कंट्रास्ट कंपैरिजन किया गया। इमेजरी, कंट्री ऑफ द फ्री एक तंज किया गया था, उन मासूम बच्चों के साथ मुकाबला किया गया था जो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं इस आज़ाद मुल्क में। आयरनी, ओल्ड मैन वीप फॉर हिज टुमारो, यानी मुस्तकबिल जो है वो फ्यूचर लॉस्ट हो चुका है लॉन्ग अगो, बहुत पहले किसी माजी में दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन। मेटाफर, मैंस ग्रीव एबहॉरेंट ड्रॉ एंड प्रेसेस डाउन द चीक्स ऑफ इन्फेंसी। यहाँ पर ग्रीफ को ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स दी हैं, जैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ उसको देकर और वो बच्चों के मासूम चेहरों पर आंसू लेकर आता है। लिटिल एलिस डाइड last year, her grave is shapen like a snowball। Simile। नेक्स्ट हम ऑक्सीमोरॉन और यूफेमिज्म को डिस्कस करेंगे। एन ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट combines two contradictory terms to create a unique expression like deafening silence। It highlights the complexity or duality of a concept। A euphemism is a polite or mild word or phrase used to replace something harsh, blunt, unpleasant, such as passed away instead of died। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऑक्सीमोरॉन क्या है। ऑक्सीमोरॉन ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच में। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि जिसमें जब दो वर्ड्स, कोई से भी दो वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। यानी जब दो मुख्तलिफ़ अल्फाज को और दो मुख्तलिफ़ अल्फाज जिनके मीनिंग्स उलट हों, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हों, उनको जब हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उस टर्म को ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। जैसे स्वीट नॉइस, स्वीट का मतलब होता है खुशगवार और नॉइस का मतलब होता है शोर। स्वीट नॉइस अगर किसी पोएम या किसी लिटरेरी डिवाइस में यूज़ की जाती है तो इसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाएगा। जैसे कि डेफनिंग साइलेंस, अब डेफनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर और साइलेंस का मतलब होता है खामोशी। अब ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं लेकिन एक साथ अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो इससे गहरी सोच या एहसास पैदा होता है। और इसी ऑक्सीमोरॉन का मकसद किसी आइडिया या किसी फीलिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करना होता है। अब जैसे कि एग्जांपल्स दी हैं, एक्ट नेचुरली। अब एक्ट का मतलब झूठे तरीके से कुछ दिखाना होता है, एक्ट करना, और नेचुरली का मतलब होता है बिल्कुल रियल, असलियत में। अब ये दोनों जब एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो दोनों के मीनिंग्स एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं, तो इसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। इसी तरह ओरिजिनल कॉपी। अब ओरिजिनल यानी बिल्कुल असली और कॉपी का मतलब होता है नकल। अब ओरिजिनल कॉपी एक का मतलब है बिल्कुल असली और एक का मतलब है बिल्कुल नकल। अब जब ये दोनों लफ्ज़ एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। बिटर स्वीट, ऐसी फीलिंग्स जो एक वक्त में खुशी भी दे रही हो और दुख भी दे रही हो। तो यूफेमिज़म एक ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है
जो किसी तेज़, अनप्लेजेंट, हार्श, ब्लंट बात को किसी नर्म, मोहब्बत भरे तरीके से कहने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, इसका मकसद दूसरे का दिल दुखाना नहीं होता, और कोई सख्त बात को किसी नर्म लहजे या किसी बेहतर तरीके से बयान करना होता है। जैसे कि पास्ट अवे, डाइड के लिए मोहतात और नरमी भरा लफ्ज़ है। इसी तरह सीनियर सिटीज़न, ओल्ड पर्सन कहने के बजाय ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीका यही है कि हम सीनियर सिटीज़न कहें। इसी तरह डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल कहने के बजाय हम ज़्यादा इंक्लूसिव तरीके से या नरम लहजे में डिफरेंटली एबल कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, पहले हैं ऑक्सीमोरॉन की। Act naturally combines act something done intentionally with naturally something done without intention। ये मैंने आपको बता दिया है कि act कहते हैं something done intentionally, यानी act करना, कोई दिखावा करना, और naturally वैसे ही आपको पता है something done without intention। ओरिजिनल कॉपी भी मैंने आपको बता दिया है। ओरिजिनल कॉपी refers to the first version of a copy combining ओरिजिनल, यूनिक विद कॉपी यानी रेप्लिका। इसके बाद बिटर स्वीट का मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज़ बोथ प्लेजेंट एंड पेनफुल एट द सेम टाइम। यूफेमिज्म की एग्जांपल देखें। सीनियर सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न अ मोर रिस्पेक्टफुल वे टू रेफर टू एन एल्डरली पर्सन। कंफर्ट ब्रेक, अ पोलाइट टर्म फॉर यूजिंग द रेस्ट रूम। डिफरेंटली एबल्ड, यानी हम डिसेबल की बजाय कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड, अ मोर इंक्लूसिव वे टू रेफर टू समवन विद अ डिसेबिलिटी। मैच द यूफेमिज्म इन कॉलम ए विद इट्स मोर डायरेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए में यूफेमिज्म मेंशन है और हमने उसके डायरेक्ट मीनिंग को मैच करना है। पास्ट अवे, डाइड, let go, fired, senior citizen, elderly person, comfort break, using the restroom, pre-on, used, downsizing, reducing the workplace, in a better place, poor, differently abled, disabled। नेक्स्ट हम न्यूएंसेस इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अ वर्ड न्यूएंस इज़ अ सटलिटी इन इट्स मीनिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सिमिलर वर्ड्स। Words can have different denotative or literal meanings. For example, the word rose can be both a noun referring to a flower or verb referring to a rising or standing up. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि न्यूएंस क्या होता है। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच है। न्यूएंस का मतलब होता है बारीक सा फ़र्क, यानी सटल डिफरेंस। अक्सर आपने देखा होगा इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स बिल्कुल सेम होते हैं, जिनके सिनोनिम्स ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर ग्रीफ और सॉरो, दोनों का मतलब गम है, लेकिन ग्रीफ ज़्यादा गहरा होता है, पर्सनल होता है, जबकि सॉरो थोड़ा हल्का और जर्नल होता है। इसी तरह टायर्ड और वेरी, दोनों का मतलब थक जाना होता है, लेकिन वेरी में ज़्यादा इमोशनल या मेंटल थकन भी शामिल होती है। इसके बाद वो कहते हैं कि चूज़ द बेस्ट सिनोनिम फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक दैट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट considering the subtle differences in meaning, explain why you choose that synonym focusing on the nuance। हमें वर्ल्ड बैंक दिया गया है और एक फ्रेज़ साथ दी है। हमने उन फ्रेज़ में हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को वर्ल्ड बैंक के साथ हमने चूज़ करना है, साथ रीज़न भी बतानी है। The community felt a deep sorrow after the tragic accident। अब बेहतर सिनोनिम चॉइस वर्ड बैंक में वो बनती है ग्रीफ, क्योंकि ग्रीफ इज़ अ स्ट्रॉन्गर एंड डीपर इमोशनल पेन ऑफन ड्यू टू अ पर्सनल लॉस। सिंस द सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ ट्रेजिक एक्सीडेंट affecting the whole community, grief better shows the depth of feeling।
Next, after working non-stop for 12 hours, she was completely weary but satisfied with her progress. वेरी के लिए वर्ड बैंक में जो बेहतर ऑप्शन है वो है टायर्ड. Explanation. Although weary is used in the sentence, the most common synonym would be tired but weary. It adds the nuance of exhaustion after hard work, especially mental or emotional. That's why the original word is actually the best fit. Next है the sun rose above the horizon, casting a warm glow over the field. रोज़ के लिए हमारे पास वर्ल्ड बैंक में बेस्ट सिनोनिम चॉइस रोज़ is used as the past tense of rise. It shows movement, especially the sun going up in the sky. Next, he still felt grief over the loss of his childhood pet, even after all these years. ग्रीफ के लिए वर्ल्ड बैंक में बेस्ट सिनोनिम चॉइस sorrow. Explanation. Sorrow is used here to suggest a gentle sadness over time. Grief would have been stronger, but since time has passed, sorrow reflects a more lasting soft sadness. Next, though tired, he pushed through the final stretch of the marathon, determined to finish strong. Synonym choice weary. Explanation. Weary fits better because it reflects not just physical tiredness but also the emotional effort of continuing despite exhaustion. Subtle differences, nuance between word pairs. Sorrow versus grief. Sorrow is a general feeling of sadness, often lighter and over a longer period. Grief is deeper, more intense, and usually linked to a specific loss like death. Weary versus tired. Tired means simply lacking energy or needing rest. Weary includes mental or emotional exhaustion, often after long or hard work. Rose, noun. Rose, verb. Rose as a noun means a flower. Rose as a verb, the past tense of rise, meaning to move upward. इसके बाद हम कंपाउंड प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है. तो व्हाट इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज? A prepositional phrase starts with a preposition and ends with a noun or pronoun which is called the object of the preposition. Or prepositional phrase function like adjective, like adverb. They tell us where, when, how something happens. और compound preposition क्या होती हैं? Compound preposition are made up of two or more words. They work just like regular preposition but are formed by combining words. जैसे कि in front of, due to, in favor of, on behalf of, because of, according to. ये सब compound prepositions हैं. देखिएगा, compound preposition are preposition that consist of two or more words. For example, in front of, because of. A prepositional phrase start with the preposition and end with a noun and pronoun, known as the object of the preposition. Prepositional phrases add details to sentences. फिर है read the sentences below and underline the compound preposition. The gift was sent on the behalf of the entire class. Compound preposition, on behalf of. The concert was cancelled due to the weather. Due to, compound preposition. She spoke in favor of the new policy. In favor of, compound preposition.
The book is in front of the lamp. In front of, compound preposition. Filling the blanks with the appropriate compound preposition. Number 1. The meeting was scheduled dash everyone availability. आंसर देखें. According to. The meeting was scheduled according to everyone availability. The decision was made dash careful consideration. The decision was made on the basis of careful consideration. They acted dash instructions. They acted according to instructions. The ceremony took place dash the school. The ceremony took place in front of the school. Next, use the following compound preposition to write your own sentences. देखिएगा. Number 1. In contrast to. In contrast to his brother, Ali is very quiet. In spite of. In spite of the rain, the match continued. In regard to. In regard to your complaint, we are taking action. With reference to. With reference to your application, you are selected for an interview. नेक्स्ट हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है और स्टूडेंट बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ हैं. बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे ओरल कम्युनिकेशन में 2 कैरेक्टर्स हैं, सना एंड समीना. ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन पोएम बाय एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को. और सना इस पोएम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. समीना इस पोएम के डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है और दोनों आपस में डिस्कशन और डायलॉग के साथ इस पोएम के मेन पॉइंट्स और थीम को डिस्क्राइब करते हैं और इस तरह उनकी लिसनिंग और उनकी नॉलेज इन्हेंस होता है. लिसनिंग स्किल बढ़ती है, बेहतर होती है और उनका नॉलेज में इजाफ़ा होता है. उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि आप अपनी क्लास को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें और हर ग्रुप को एक स्टेंजा असाइन करें और बच्चे सही प्रोनाउंसिएशन और एप्रोप्रिएट इंटोनेशन के साथ और सही पोएम के इमोशंस के साथ पोएम को एक्सप्लेन करें, रीड करें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के साथ इस पोएम के मेन पॉइंट्स को और मेन थीम को एक्सप्लेन करें और इस तरह बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी. उसके बाद है राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन कि आप एक पोएम लिखें और आपकी ये पोएम ऑन अ थीम ऑफ योर ओन चॉइस, यानी आपकी अपनी चॉइस होगी थीम की और आप एक पोएम लिखें. इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी और वो स्पेलिंग का और वो पंक्चुएशन मार्क का और ग्रामर का भी ख्याल रखेंगे. इसके बाद है रीड द प्रोवाइडेड पोएम एंड पैराफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स कि आप ये पोएम हमें स्टेंजा दिया गया है और कहा है कि इस स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग करें. पैराफ्रेजिंग कहते हैं सिंपल लाइंस में स्टेंजा को एक्सप्लेन करें. तो पहले हम स्टेंजा देखते हैं कि क्या है. स्टेंजा. स्टार twinkle high in the night sky, guiding travelers who pass by, a silent map for those who roam, leading them safely back home. Paraphrasing देखें. Star shines brightly in the sky at night, acting as guides for people who are traveling, and they serve as a quiet and steady map, helping those on a journey find their way back to their homes safely. इसके बाद है read the following poem and write 2 or 3 sentences object summary in your notebook. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट समरी क्या होती है. ऑब्जेक्ट समरी होती है यानी किसी भी नज़्म के पैराग्राफ या कहानी को सिंपल और सादा खुलासा, लेकिन इस बात का ख़याल रखना है कि उसमें अहम बातें या मरकज़ी ख़याल हो, इसमें बग़ैर किसी ज़ाती राय या जज्बात के तशरीह की गई हो. मिसाल के तौर पर अगर नज़्म में हवा का ज़िक्र है जो दरख्तों से गुज़र रही है और दूर
जगहों की कहानी सुना रही है, तो ऑब्जेक्टिव समरी में आप सिर्फ ये लिखेंगे कि नज़्म में बताया गया है कि हवा दरख्तों से गुज़र कर एक नरमी से चलने वाला गीत सुनाती है और दुनिया के राज़ों और दूर जगहों के बारे में बताती है। ये ख़ुलासा सिर्फ नज़्म का मतलब बयान करता है, किसी जज्बाती अल्फाज या आपकी ज़ाती राय के बग़ैर होगा। इसमें आप ऑब्जेक्टिव समरी देखें। पहले हम स्टेंजा देखते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज अ जेंटल सॉन्ग कैरिड ऑन द ब्रीज, इट टेल्स अ प्लेसेस फार एंड वाइड and secrets that the world may hide. Objective summary. The poem describes the wind as a gentle force that moves through the trees and carries a soft melody. It suggests that the wind tells stories of distant land and hidden secrets of the world. तो आज की वीडियो में हमने यूनिट 2 द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।